गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह, स्वागत है आपका हिंदी टू ऑल में। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा हिंदी व्याकरण का सीरीज चल रहा है। पहले भी मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के वीडियो डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया अर्थात वर्ब। हम जानते हैं कि हम दिन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी काम करते हैं, वह सब क्रिया के अंतर्गत आता है। आइए हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। उदाहरण, अजय बांसुरी बजा रहा है। हम देखेंगे ये जो वाक्य दिया गया है, अजय करता है, बांसुरी कर्म है और बजाना क्रिया है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो वाक्य दिया है, इसमें आप क्रिया पहचानिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बजा रहा है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप देख सकते हैं नीचे चित्र दिए गए हैं कुछ, यहाँ पे कुछ क्रिया हो रही है। बैठना, कूदना, खाना, खेलना, बोलना और सुनना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम दिन प्रतिदिन जितनी क्रियाएं करते हैं, वह जो भी कार्य करते हैं, वह सब क्रिया के अंतर्गत आता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, जो मैं पढ़ाने का कार्य कर रही हूं, पढ़ाना, ये भी क्या है? क्रिया है। पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ना भी क्या है? एक क्रिया है। बोलना, बोलना भी क्रिया है। क्रिया के प्रकार आगे हम देखेंगे। क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं? जानते हैं हम धातु। धातु अर्थात जो क्रिया, सामान्य क्रिया होती है, वो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? उनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे धातु रूप हम देखते हैं, धातु रूप है बोल, लेकिन उसमें ना प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो वह सामान्य क्रिया बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बोल का बोलना। पढ़ धातु है और उसमें हमने जब ना प्रत्यय जोड़ा, तो ना प्रत्यय जोड़ने के बाद ये हमारा क्या बन गया? पढ़ना। घूम, घूमना। लिख, धातु में जब हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो लिखना हो गया। अर्थात धातु क्या होता है? जिसमें ना का प्रयोग ना नहीं किया जाता। सिर्फ बोल, पढ़, घूम, अगर उसी धातु में हम ना लगा देंगे तो वह सामान्य रूप हो जाता है। उसे हम क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खेलना, कूदना, यह सब क्रिया का सामान्य रूप है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद, अर्थात क्रिया के टाइप्स। क्रिया के कितने भेद होते हैं? वैसे तो हम देखेंगे क्रिया के दो है, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है और रचना के आधार पर उसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया से अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे विस्तार से कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। आइए हम देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? स प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के साथ जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी। अध्यापिका क्या पढ़ाएगी? पाठ पढ़ाएगी। तो सकर्मक क्रिया की एक और विशेषता है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप जब क्या प्रश्न करोगे, किसे, किसको, तो वहां पर आपको आसानी से उत्तर मिलेगा। जैसे अध्यापिका क्या पढ़ाएगी, यानी आपने कर्म को हटा दिया। कर्म को हटाने के बाद आपने उसमें प्रश्न क्या, किसे और किसको जब आप लगा के देखोगे तो वहां पर आपको प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी। अध्यापिका क्या पढ़ाएगी? पाठ। उत्तर क्या आ गया हमारा? पाठ। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। माली ने पौधों को सींचा। माली ने क्या सींचा?
माली ने किसको सींचा? पौधों को सींचा। माली ने पौधों को सींचा। तो यहाँ पे उपर्युक्त यानी ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें पाठ और पौधे जो है शब्द है ये कर्म है, क्योंकि कर्ता क्या है उसमें? अध्यापिका और माली। और सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? पाठ पर पड़ रहा है। यानी अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? पाठ। माली ने किसे सींचा? पौधों को सींचा। तो अगर जो क्रिया किया जा रहा है उसका प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न कर मिलने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। आगे हम देखेंगे सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक तो होता है एक कर्म क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी जिन सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे पूजा फिल्म देख रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है? यहाँ पे पूजा फिल्म देख रही है तो सिर्फ एक ही कर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाल अक्षरों से हाईलाइट किया गया है, पूजा पौधा लगा रही है। तो यहाँ पे पूजा क्या कर रही है? पौधा लगा रही है, एक ही कर्म कर रही है। तो यहाँ पे एक ही कर्म, यहाँ पे एक कर्मक हो गया। लेकिन अगर वही हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया में, जिन क्रिया में दो कर्म पाए जाते हैं अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अनिकेत ने भाई को पुस्तक दी, तो यहाँ पर भाई और पुस्तक, अनिकेत कर्ता है, कर्ता का प्रभाव भाई पर भी पड़ रहा है और पुस्तक पर भी पड़ रहा है। वह देने का कार्य कर रहा है। किसको? भाई को देने का कार्य कर रहा है। माँ मुकेश को कहानी सुना रही, यहाँ पे माँ क्या है? कर्ता है और माँ के द्वारा क्या किया जा रहा है? मुकेश को कहानी सुनाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो कर्म आ गए। तो जहां पे दो कर्म आएंगे वहां पे द्विकर्मक क्रिया होगी। अर्थात हमने देखा सकर्मक क्रिया में भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जहां पे वाक्य में एक कर्म यानी एक काम होने का बोध हो, पता चले कि एक काम हो रहा है। जैसे पूजा फिल्म देख रही है तो यहाँ पे एक कार्य हो रहा है, तो ये हमारा एक कर्मक हो गया। लेकिन यहाँ माँ मुकेश को कहानी सुना रही है, यहाँ पे दो काम हो रहा है, तो ये हमारा द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आगे हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म नहीं होता का अर्थ है उसमें सिर्फ हमारा कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगी। वहां पे हमें सेंटेंस में, वाक्य में कोई कर्म दिखाई नहीं देगा। अर्थात जो भी करता है वह क्या करेगा? सिर्फ क्रिया करेगा, उसमें कोई कर्म नहीं होगा। जैसे वह जगता है, यहाँ पे हमें सिर्फ वह क्या है? करता है, और जगना, सोना, जगता है ये क्या है? क्रिया है। हमें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। पंछी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पंछी क्या है? हमारा करता है और क्या कर रहा है? पंछी उड़ने का कार्य कर रहा है। बच्चा हंस रहा है, बच्चा करता है और ये क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। अर्थात जहां पे कर्म नहीं हो, ठीक जैसे वे कूदते हैं तो वे करता है और क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं, ये क्रिया हो गई, इसमें कोई कर्म नहीं है। हमने देखा कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार होती है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जब आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आते हैं तो वैसे समय में आपको ये जो है काम देगा। कहते हैं तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, भागना, उछलना, गिरना आदि शब्द अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अर्थात ये जहां पर भी होगा वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हमने देखा क्रिया के दो भेद, क्रिया के जो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो हमने आगे देखेंगे हम क्रिया के भेद, और वो किसके आधार पर? रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो पहला हम देखेंगे संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। दो या दो से अधिक धातु, धातु तो हमने पहले देखा
कि धातु क्या होता है जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगा होता है, वो क्या होता है, हमारा धातु होता है। तो कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे पिताजी आप दफ्तर से लौट आए, तो यहाँ पे लौट और आए, लौटना आना, अगर ये होता तो हमारा सामान्य क्रिया होता, लेकिन यहाँ पे लौट और आए ये दो अलग अलग धातु है। जहां पे दो अलग अलग धातु आएंगे वहां पे धातु के कारण ही वाक्य हमारा मीनिंगफुल यानी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, वाक्य हमारा पूर्ण होगा, तो वहां पे हमारा संयुक्त क्रिया होगा। कहते हैं शायद मोहन सो गया है, तो यहाँ पे सो अलग धातु है और गया अलग धातु, दोनों को मिला के हमारा जो बना है दो धातुओं को मिला के, उसे ही हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं। सोना अलग क्रिया है और गया यानी जाना अलग क्रिया है। जैसे लौट आए, सो गया, यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं। जहां दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूर्ण करती है वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात हम ऐसे भी समझ सकते हैं जहां दो धातु अर्थात दो क्रिया मिलकर एक कार्य को पूर्ण कर रही है वहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। आगे हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरण वाची शब्दों से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। लुटेरों ने मेरी जमीन हथिया ली, लुटेरों ने मेरी जमीन हथिया ली। दूसरे की वस्तु देखकर ललचाना नहीं चाहिए। अर्थात हम देखते हैं नाम धातु जो क्रिया होती है हमारे, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, पहले हम उसे जानेंगे। ठीक, तो नाम धातु क्रिया यानी मूल धातु से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ये जैसे कि हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, जब इनका प्रयोग धातु की तरह किया जाता है तब वह नाम धातु कहलाती है। जैसे हाथ हमारा संज्ञा है, इससे हमने क्या बनाया, हाथ से हथियाना, हथियाना ये हमारा क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। लाठी हमारा संज्ञा शब्द है, हाथ हमारा संज्ञा शब्द है, हाथ से हमने संज्ञा शब्द से हथियाना बनाया, ये नाम धातु है। बात से हमने आना प्रत्यय लगाकर बतियाना बनाया, तो आना प्रत्यय को जोड़कर जो हमने बनाया वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, नाम धातु के अंदर। चिकना से चिकनाना, लाठी ये संज्ञा शब्द है, लाठी से लठियाना। लालच हमारा विशेषण शब्द है, लालच से ललचाना, ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात शर्म से शर्माना, चमक से चमकाना, धिक्कार से धिक्कारना, फटकार से फटकारना। आना प्रत्यय अर्थात हथियाना, हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, आना प्रत्यय अर्थात हम देखेंगे आना नाम धातु जोड़ के वहां पर क्या बन जाता है हमारा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरण वाची शब्दों से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बोलना, स्वयं ना बोलना, बुलवाना, दूसरों से बुलवाना, ये हमारा प्रेरणार्थक हो गया। पढ़ना, पढ़वाना, पढ़ना मूल क्रिया है, पढ़वाना। खाना ये हमारा क्रिया है, खाना से खिलवाना इत्यादि। द्विअक्षरी धातु में आना तथा वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। दादाजी दीपक से कार साफ करवा रहे हैं, यहाँ पर दादाजी स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, दादाजी दीपक से कहकर कार साफ करवा रहे हैं। माँ मनीष से पत्र लिखवाती है, तो यहाँ पे माँ स्वयं पत्र ना लिखकर मनीष से पत्र लिखवाती है, तो यह हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, अर्थात दूसरों को प्रेरित करके कार्य कराया जा रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता अर्थात जो कार्य करवा रहा है और प्रेरित कर्ता अर्थात जो कार्य कर रहा है। प्रेरणा देने वाला, जैसे दादाजी माँ, दादाजी प्रेरणा दे रहे हैं, यहाँ पे माँ प्रेरणा दे रही है। प्रेरित कर्ता कौन है यहाँ पर, जिसे प्रेरणा दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है,
दादाजी दीपक से कार साफ करवा रहे हैं, अर्थात दादाजी यहाँ पे दीपक को प्रेरणा दे रहे हैं और माँ यहाँ पर मनीष को प्रेरणा देकर कार्य करवा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात प्रेरणा देके दूसरे के द्वारा कार्य करवाना। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिस प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। अर्थात जिसे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिस प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, वह घर पर मुझे डांटती है, यह प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक अर्थात जिसे प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है। या अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, या पहले में हमने प्रथम में देखा माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, लेकिन दूसरे में क्या है, बनवाती है। यह हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, अर्थात माँ कार्य स्वयं ना करके अपनी पुत्री से करवा रही है, तो ये हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे मूल धातु है सुनना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है सुनाना। जैसे सुनना और सुनाना, माँ कहानी सुना रही है, माँ किसी से कहकर सुनवा रही है। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ना, स्वयं पढ़ना, दूसरे को पढ़ाना और दूसरे से कह के किसी और को पढ़वाना, यह हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। करना, स्वयं करना, किसी को प्रेरणा देके करवाना, कराना और किसी से कहकर किसी और से करवाना, यह हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आ जाएगा। पीना, पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना और किसी और से कहकर सिलवाना। तो हमने देखा, आगे हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि शब्द से है हमें पता चल रहा है पूर्व अर्थात पहले ही, पूर्वकाल यानी इस समय के पहले ही जो कार्य हो चुका है। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई क्रिया। व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी, तो यहाँ पर कार्य तो हो चुका है, पकड़ ली है, लेकिन भागकर पकड़ी यानी पहले ये उसने व्यक्ति ने जो कार्य किया है कैसे किया है, भागकर, दौड़कर, पहुंचकर, यानी कि यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया में हमें कर प्रत्यय देखने को मिलता है। हम देखेंगे मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहुंचकर। यहाँ पे जो कर प्रत्यय लगा है ये किसमें आ जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया में। अप्पू दौड़कर छत पर चढ़ गया, तो कर प्रत्यय जोड़ने से ये हमारा क्या बन गया, पूर्वकालिक क्रिया। उपयुक्त वाक्य में चढ़ गया, भोजन किया, मुख्य क्रियाएं, इनसे पहले दौड़कर, पहुंचकर क्रियाएं हुई हैं, अतः यह पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा जो क्रिया है, क्रिया हमारे व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने समझा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।